नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के एडवांस लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ट्रिक्स और टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, जो कि काफी आसान होता है और आप इन ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को बिल्ड कर सकते हो खुद ब खुद by increasing this frequency of solving the problems based upon mole concept। बच्चों, पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक टेक्निक्स को जाना था मोल कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चंस को बनाने के लिए, जिसका की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बच्चों, हम लोग वीडियो के मेन कंटेंट पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें बोला जा रहा है रेडियम डिसइंटीग्रेट्स at an average rate of 2.24 into 10 to the power 13 alpha particle per minute. Each alpha particle takes up 2 electrons from the air and becomes a neutral helium atom. After 420 days, helium gas collected was 0.5 milliliter, measured at 27 degrees Celsius and 750 millimeter of Hg. कैलकुलेट द एवोगाड्रोस कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन वैल्यूज को लिख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रेडियम डिसइंटीग्रेट्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 2.24 into 10 to the power 13 अल्फा पार्टिकल्स पर मिनट। ये जो रेडियम का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसके अंदर से डिसइंटीग्रेशन के बाद 2.24 into 10 to the power 13 अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है। यही क्वेश्चन में बोल रहा है। अल्फा पार्टिकल होता क्या है आप लोग जानते हो। अल्फा पार्टिकल हम लोग हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं, यानी कि He2+ आयन ही एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है कब, पर मिनट, कि 1 मिनट में इतना अल्फा पार्टिकल जो निकल रहा है, ये अल्फा पार्टिकल हवा में से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये अल्फा पार्टिकल बिकम्स ए न्यूट्रल हीलियम एटम। तो यानी कि ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हवा से ले लिया और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन गया, हीलियम एटम बन गया है कि नहीं। तो बताओ तो हीलियम एटम की संख्या 1 मिनट में कितनी हो जाएगी, इतने ही जितना अल्फा पार्टिकल है। कितना, 2.24 into 10 to the power 13। क्लियर है बच्चों। अब अपने पास प्रति मिनट 2.24 into 10 to the power 13 हीलियम एटम प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कितने मिनट में बताओ, इन 1 मिनट में। क्वेश्चन में जो बच्चों पूछा जा रहा है कि आफ्टर 420 डेज, तो बताओ तो आफ्टर 420 डेज की बात करें तो 420 दिन जो होता है वो एक्चुअली कितने मिनट के बराबर हो जाएगा। 420 डेज इंटू 24 कर देंगे तो इतना घंटा हो गया बच्चों, है कि नहीं, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होता है और 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देंगे तो इतना मिनट हो जाएगा, यानी कि 420 डेज एक्चुअली इतने मिनट के बराबर है। अब हम लोग जान रहे हैं कि 1 मिनट में इतना अल्फा पार्टिकल यानी कि इतना हीलियम एटम मिल रहा है। तो आफ्टर 420 डेज नंबर ऑफ हीलियम एटम कितने हो जाएंगे बच्चों, बताओ। इतना और गुना इतना, 1 मिनट में इतना, तो इतने मिनट में कितना निकलेगा बताओ तो। 2.24 into 10 to the power 13 into 420 into 24 into 60 अल्फा पार्टिकल। और ये अल्फा पार्टिकल किस में बदल गया है, हीलियम एटम में। अब बताओ, नंबर ऑफ हीलियम एटम आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम एटम क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो बच्चों हम लोगों ने निकाल लिया है, कितना, 2.24 into 10 to the power 13 into 420 into 24 into 60, इतना हीलियम एटम हो गया और डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो एवोगाड्रोस कांस्टेंट कितना होता है नहीं पता हम लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि आप लोगों को एवोगाड्रोस कांस्टेंट निकालना है, यानी कि n0। हम लोग मान लेते हैं एवोगाड्रोस कांस्टेंट n0 है। और भी जानकारियां जो क्वेश्चन में दी गई हैं, सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं कि ये जो हीलियम एटम है, इन हीलियम एटम्स को गैस के रूप में अगर हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं तो इस गैस के बारे में डाटा दिया हुआ है। इस गैस का वॉल्यूम जो है वो 0.5 मिलीलीटर हो जाता है। 0.5 मिलीलीटर कहने का क्या मतलब हो गया बच्चों, 0.5 into 10 to the power -3 लीटर, है कि नहीं। और इसका टेम्परेचर जो है, यहाँ जो हीलियम गैस है, इसका टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें 273 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 300 केल्विन। और प्रेशर जो इस हीलियम गैस का वो दिया हुआ है 750 मिलीमीटर ऑफ Hg। और मिलीमीटर ऑफ Hg को अगर आप लोग एटीएम में बदलोगे तो सिंस 760 मिलीमीटर ऑफ Hg is equals to 1 atm, that's why 750 मिलीमीटर is equals to
हाउ मच 750 डिवाइडेड बाय 760 atm। तो ये जो है हीलियम एटम का प्रेशर हो गया। अब बताओ हम लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स पड़ा हुआ है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, तो हम लोग मानते हैं कि ये हीलियम गैस आइडियल गैस की तरह काम करता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, वी नो दैट PV इज इक्वल्स टू nRT। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है। P की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 750 बाई 760 इंटू वॉल्यूम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.24 इंटू 10 टू द पावर 13 इंटू 420 इंटू 24 इंटू 60 और डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ मोल। आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.0821 और टेम्परेचर की जगह बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 300। तो जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बताओ तो एन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, एन नॉट विल बिकम्स इक्वल्स टू 2.24 इंटू 10 टू द पावर 13 इंटू 420 इंटू 24 इंटू 60, 0.0821 इंटू 300 डिवाइडेड बाय, अब ये पीवी है तो ये नीचे चला जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 750 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 760। जो भी हो जाए, जब बच्चों इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू लगभग 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 के आसपास आएगा एंड दैट विल बिकम्स द आंसर व्हिच इज एवोगाड्रोस कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटालाइजेस द हाइड्रेशन ऑफ CO2, द रिएक्शन इज लाइक दिस। यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, CO2 प्लस H2O से H2CO3, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या चीज में तब्दील कर रहा है बच्चों, कार्बोनिक एसिड में। This reaction is involved in the transfer of CO2 from tissues to the lungs via blood stream. Okay, one enzyme molecule hydrates 10 to the power 6 molecule of CO2 per second. How many kilogram of CO2 are hydrated in 1 hour in 1 liter by 1 into 10 to the power -6 m enzyme? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पर जो एंजाइम हम लोग लेते हैं, कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम है, इसके बारे में क्या डाटा दिया हुआ है कि एक एंजाइम मॉलिक्यूल जो है ये कितने CO2 मॉलिक्यूल को हाइड्रेट करता है, 10 टू द पावर 6 CO2 मॉलिक्यूल पर सेकेंड। ओके, यानी कि एक एंजाइम जो है वो 10 टू द पावर 6 CO2 मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करता है प्रति सेकेंड। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी किलोग्राम्स, इसका CO2 का किलोग्राम पूछ रहा है, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ CO2 इज हाइड्रेटेड पर आवर, यानी कि ये एक सेकेंड में इतना हाइड्रोलाइज कर रहा था, एक घंटे में कितना, बाय 1 लीटर ऑफ 10 टू द पावर -6 m एंजाइम। एंजाइम के बारे में डाटा दिया हुआ है कि एंजाइम सॉल्यूशन के रूप में है जिसकी मोलरिटी जो है दैट इज 10 टू द पावर -6 m, और ये जो सॉल्यूशन है ये कितना है बच्चों, 1 लीटर। तो आप लोग जानो 10 टू द पावर -6 m करने का क्या मतलब होता है, 10 टू द पावर -6 मोल एंजाइम है प्रति लीटर। 1 लीटर में कितना मोल एंजाइम है, 10 टू द पावर -6 मोल। तो 1 लीटर चूंकि सॉल्यूशन है ही, तो बताओ तो एंजाइम के बारे में अपने को जानकारी मिल गया या नहीं। एंजाइम जो है वो कितना मोल हो जाएगा 1 लीटर में, 10 टू द पावर -6 मोल। तो आप बताओ 1 मोल कितने मॉलिक्यूल के बराबर होता है, 6.02 into 10 power 23, तो इतना मोल कितने के बराबर, 10 टू द पावर -6 into 6.022 into 10 टू द पावर 23 एंजाइम मॉलिक्यूल मिल जाएगा, है या नहीं। तो अब बताओ ये 10 टू द पावर -6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.022 into 10 टू द पावर 17 एंजाइम। कहने का मतलब ये जो 1 लीटर एंजाइम का सॉल्यूशन है उसमें दरअसल 6.022 into 10 टू द पावर 17 एंजाइम मॉलिक्यूल मौजूद है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक एंजाइम 10 टू द पावर 6 CO2 को हाइड्रोलाइज करता है प्रति सेकेंड। तो बताओ इन 1 सेकेंड की 1 सेकेंड में नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल जो हाइड्रोलाइज होगा कितना, एक एंजाइम 10 टू द पावर 6 CO2 को हाइड्रोलाइज करता है, तो इतना एंजाइम कितने मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करेगा, 6.022 into 10 टू द पावर 17 into 10 टू द पावर 6। हाउ मच, तो यहाँ गौर करो ये हो जाएगा 6.022 into 10 टू द पावर 23
CO2 मॉलिक्यूल। ओके, लेकिन ये 1 सेकेंड में, क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रति घंटा कितना CO2 मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होगा। तो बताओ इन 1 आवर की, 1 घंटे की अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल दैट विल हाइड्रोलाइज इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड में इतना, तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है बच्चों? 3600 सेकेंड। तो इतना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और 1 सेकेंड में इतना, तो 1 घंटे में कितना? इंटू 3600 CO2 मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होगा। तो ये CO2 मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ पार्टिकल आ गया। तो बताओ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने हो जाएंगे बच्चों? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल है अपने पास कितना? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 3600 है कि नहीं, और डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहां अपने को मिल गया बच्चों क्या? 3600 मोल जो है CO2 का। तो अब नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 आ गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना किलोग्राम। तो बताओ तो मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा बच्चों? 3600 इंटू इसका मोलर मास। तो CO2 का मोलर मास होता है 44। कैसे? कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 2 जा 32। तो ये 44 से अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना ग्राम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना किलोग्राम। तो 3600 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 1000 से आप लोग डिवाइड कर दो तो ये इतना किलोग्राम आ जाएगा, एंड दैट इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है which would be larger an atomic mass unit based on the current standard or one based on the mass of Be9 atom set as exactly 9 AMU। ओके बच्चों, 1 AMU को करंट स्टैंडर्ड के अनुसार इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 of mass of 1 C12 atom। ओके, यानी कि C12 आइसोटोप के एक एटम का जितना वजन होता है उसके 12वें हिस्से को हम लोग मानते हैं 1 AMU। किस आधार पर? करंट स्टैंडर्ड के आधार पर, यानी कि आज के दिवस में। तो 1/12 है, और मास ऑफ 1 C12 एटम जो होता है उसका वजन जो होता है लगभग 12 AMU के बराबर होता है। तो इस आधार पर 1 AMU हम लोग देख रहे हैं लगभग कितने के बराबर है बच्चों? 1 के आसपास एटॉमिक मास यूनिट। इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, देख के लग रहा होगा 1 AMU के ही बराबर आ गया। यहाँ पर हमको समझाना क्या था, इसलिए इस तरह से हम लोगों ने लिखा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन बड़ा होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट बेस्ड ऑन द करंट स्टैंडर्ड जो आज के दिवस में है, या फिर अगर हम लोग मान लें कि 1 AMU, अगर हम लोग मान लें 1 AMU इज इक्वल टू 1/9 पार्ट ऑफ मास ऑफ Be9 एटम। ओके, तो आप लोग गौर करोगे कि मास ऑफ बेरिलियम 9 एटम जो होता है वो लगभग 9.012 AMU के बराबर होता है। तो बताओ तो ये जो भी वैल्यू आएगा, मतलब 9.012 डिवाइडेड बाय 9 AMU, ये 1 AMU से यानी कि करंट स्टैंडर्ड से बड़ा होगा या छोटा होगा बच्चों? बड़ा होगा। जिस आधार पर, देख के भी लग रहा है ना ये 1 से बड़ा है, तो जिस आधार पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कौन सा वैल्यू बड़ा होगा? करंट स्टैंडर्ड के आधार पर 1 AMU, या फिर अगर हम लोग 1 AMU को मान लें 1/9 पार्ट ऑफ Be9 एटम, तो जवाब होगा 1/9 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 बेरिलियम एटम को अगर 1 AMU मानोगे देन दिस वन इज द लार्जर वैल्यू देन करंट स्टैंडर्ड। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट मास ऑफ NaCl would contain the same total number of ions as 245 ग्राम ऑफ MgCl2। यानी कि सबसे पहले तो हम लोग गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। इसमें बोल रहा है व्हाट मास ऑफ NaCl would contain the same mass सेम टोटल नंबर ऑफ आयंस। ये NaCl है और दूसरे साइड क्या है बच्चों? MgCl2 है। NaCl के मास के बारे में पूछा जा रहा है और MgCl2 का मास जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 245 ग्राम। दिस इज मास ऑफ MgCl2। बताओ तो बच्चों जल्दी से, NaCl का मोलर मास कितना होता है? 23 प्लस 35.5 दैट इज 58.5 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होता है? Mg का 24 और Cl2 का 35.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 95
5 ग्राम। तो इस आधार पर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स दोनों का निकाल सकते हैं। इसका मोल क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट इज 58.5 मोल, है कि नहीं। और इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा बच्चों, मास 245 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 95 मोल के बराबर। अब बता दो इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल में कितना आयन होता है, 2, है कि नहीं। एक मॉलिक्यूल में कितना आयन, क्योंकि ये टूटेगा तो आप लोग गौर से देखो Na+ और Cl- देगा ना, तो एक मॉलिक्यूल 2 आयन देता है। तो यहां पर इतना मोल है, m/58.5 मोल है, गुना एवोगाड्रोस कांस्टेंट n0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इतना मॉलिक्यूल हो गया क्या चीज का, NaCl का। और एक मॉलिक्यूल चूंकि 2 आयन देता है तो इतना मॉलिक्यूल कितना आयन देगा, 2। तो दिस इज द नंबर ऑफ आयंस ऑफ NaCl प्रोड्यूस्ड बाय m ग्राम ऑफ NaCl। इसी तरह से 245 ग्राम जो MgCl2 है उसमें बताओ तो मोल कितना आ गया, 245 डिवाइडेड बाय 95। तो यहां पर नंबर ऑफ आयंस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल 245 डिवाइडेड बाय 95 इंटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट दैट इज n0। अब इसी को अगर आप लोग तोड़ोगे तो ये टूटेगा Mg2+ प्लस 2Cl- में। बताओ तो एक मॉलिक्यूल जो MgCl2 का ये कितना आयन दे रहा है, 1, और यहाँ पर 2, तो कुल मिलाकर 3। तो एक मॉलिक्यूल 3 आयन, तो इतना मॉलिक्यूल इंटू 3 कर देंगे तो ये नंबर ऑफ आयंस आ गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना मास NaCl का उतने ही आयन प्रोड्यूस करे जितना कि 245 ग्राम MgCl2 का प्रोड्यूस करता है। तो यानी कि ये आयन बराबर होगा, यानी कि m/58.5 इंटू n0 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 245/95 इंटू n0 इंटू 3। तो इसको जब आप लोग कट कुट करोगे तो मास का वैल्यू जो है बच्चों कितना आ जाएगा, 245/95 इंटू 3 इंटू 58.5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये जो है मास ऑफ NaCl आ गया जो कि उतना ही आयन देगा जितना कि 245 ग्राम MgCl2 में होगा। बच्चों हम लोग यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये एडवांस लेवल के, इन सारे प्रॉब्लम्स में अलग अलग तरह का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो हर क्वेश्चन को करने के बाद आप लोगों के दिमाग में एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। इस वजह से आप लोग पेशेंटली इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखो और हर क्वेश्चन को खुद से भी करो, वीडियो को पॉज करके, और अपने एबिलिटी को भी इंप्रोवाइज करो। बच्चों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक भी करो, बिकॉज इट मीन्स ए लॉट फॉर मी। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, how many liters of liquid CCl4 must be measured out to contain 1 into 10 to the power 25 CCl4 molecule। क्वेश्चन में जो भी कुछ दिया हुआ रहता है ना, तो हम लोगों को आदत बना लेना चाहिए कि उन गिवन वैल्यूज को लिख लें सबसे पहले। तो यहां पर दिया हुआ है CCl4 मॉलिक्यूल की संख्या, दैट इज 1 into 10 to the power 24 मॉलिक्यूल्स। क्या चीज का है बच्चों, ये CCl4 का मॉलिक्यूल है। इस CCl4 की डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.5 ग्राम पर सीसी। कब, जब ये लिक्विड स्टेट में रहेगा। ओके, तो पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड CCl4 must be measured out to contain 10 to the power 25 molecules of CCl4। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, हम लोग दिमाग में सोच लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो इससे हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे और मोलर मास से हम लोग मास भी निकाल लेंगे और मास आ जाएगा। डेंसिटी दिया हुआ है तो वॉल्यूम निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल निकलेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मोल होता क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 into 10 to the power 25। तो और एवोगाड्रोस कांस्टेंट होता कितना है, 6.022 into 10 to the power 23। तो ये इतना हम लोगों के पास क्या आ गया बच्चों, नंबर ऑफ मोल आ गया। अब नंबर ऑफ मोल आपके पास मौजूद है तो अब आप लोगों को क्या करना है, मास ऑफ CCl4 निकालना है। मास क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल है कितना, 10 to the power 25 divided by 6.022 into 10 to the power 20, that is written right from here। और मोलर मास जो होगा CCl4 का हम लोग निकाल लेते हैं। कार्बन का होता है 12, क्लोरीन का 35.5, 4 जा कितना हो जाएगा 142। तो इसे अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ गया बच्चों, 154 ग्राम। तो 154 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ CCl4 आ गया। अब बच्चों अपने पास डेंसिटी है तो चूंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम। तो बताओ तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय
डेंसिटी। तो मास है ही तो वॉल्यूम हम लोगों को निकालना है, जो कि आंसर भी हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? मास को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। मास की वैल्यू है कितनी बच्चों? 10 टू द पावर 25 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और इंटू 154। ये तो मास आ गया और डिवाइडेड बाय डेंसिटी दिया हुआ है आप लोगों को 1.5। तो इससे अगर आप लोग डिवाइड कर दोगे तो जो भी वैल्यू आ जाएगा उतना सीसी क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। सीसी क्या होता है इसके बारे में आप लोग जान लो कि वॉल्यूम को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं मिलीलीटर में। तो आप लोगों को याद रखना है 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये तीनों टर्म में कुछ भी अगर कहीं पर आप लोगों को नजर आ रहा है तो वो एक्चुअली वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और ये तीनों टर्म एक दूसरे के बराबर भी है। और इन चीजों को हम लोग डिक्रेटिव मैनर में देखेंगे कहां पर? स्टेट्स ऑफ मैटर में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डॉट एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस हैज ए मास ऑफ अबाउट 1 माइक्रोग्राम। Assuming that the black stuff is carbon, calculate the approximate number of atoms of carbon needed to make such a dot. 1 microgram equals to 1 into 10 to the power minus 6 gram. Okay? क्वेश्चन में आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि लास्ट में ये जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के लास्ट में जो एक डॉट है ना, मान लेते हैं यही वो डॉट है। ये डॉट का वजन जो है ये 1 माइक्रोग्राम है। इसका मास जो दिया हुआ है ये कितना है? 1 माइक्रोग्राम। और आप लोगों को बताया गया है कि 1 माइक्रोग्राम एक्चुअली 10 टू द पावर माइनस 6 ग्राम के बराबर भी होता है। तो आप लोग बता दो कि यहाँ पर हम लोग मास की जगह क्या रख देंगे? बताओ 10 टू द पावर माइनस 6 ग्राम, क्योंकि हम लोग डॉट के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं। और बोला कि ये डॉट जो है कार्बन से मिलकर बना हुआ है। कार्बन से मिलकर बना है तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। तो बता दो बच्चों, आप लोग नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल पाओगे क्या? निकाल लोगे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू 12। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन नीडेड टू मेक सच ए डॉट। तो नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है तो सिंपल है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल अपने पास मौजूद है 10 पावर माइनस 6 बाय 12 इंटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अपने को मिल गया एंड दैट इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा जा रहा है 2 मिनरल्स that contain copper are CuFeS2 and Cu2s. What mass of Cu2s would contain the same mass of copper is contained in 125 pound of CuFeS2। यहाँ पॉन्ड लिखा है, LB बोलने से क्या मतलब जाता है? पॉन्ड। और यहाँ पर पॉन्ड को भी हम लोग ग्राम की तरह ट्रीट करेंगे और कोई नया बात है नहीं। There are 2 minerals of copper, CuFeS2 and Cu2s। 2 मिनरल आप लोगों को दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा व्हाट मास ऑफ Cu2s कंटेन्स द सेम मास ऑफ कॉपर। इसका Cu2s का मास आप लोगों से पूछ रहा है और बोल रहा है इसका कितना मास में उतना ही कॉपर मौजूद है जितना कि मौजूद है 125 पाउंड ऑफ, ये LB में लिख रहा है 125 पाउंड ऑफ CuFeS2। बस इतना ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग मोलर मास निकालते हैं। बताओ तो CuFeS2 का मोलर मास क्या होगा? कॉपर का होता है 63.5, आयरन का हो जाता है 56 और सल्फर का 32 2 64। तो बताओ तो कितना हो गया? 183.5 ग्राम। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों 183.5। लेकिन ग्राम के बजाय हम लोग यहाँ पर पॉन्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अदर डाटा अगर पॉन्ड में है तो इसे भी पॉन्ड में ले लेंगे, अगर डाटा किलोग्राम में है तो इसे भी हम लोग किलोग्राम में ले सकते हैं। यहाँ पर इसका मोलर मास बच्चों कितना हो जाएगा? 63.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 127 और सल्फर का होता है 32। इस हिसाब से इसका हो गया कितना? 159 ग्राम। ओके, तो ये हम लोगों को मिल गया Cu2s का मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा बच्चों? गिवन मास 125 डिवाइडेड बाय 183.5। इतना मोल हो गया है कि नहीं? और इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा बच्चों? मास, जो कि हम लोगों को नहीं पता है, निकालना ही है, डिवाइडेड बाय 159। तो ये दोनों का नंबर ऑफ मोल अपने को पता चल गया। अब जब नंबर ऑफ मोल दोनों को पता चल ही गया है तो मोल के आधार पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पर कॉपर का नंबर ऑफ मोल। बताओ तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर इसमें कितना हो जाएगा बच्चों? क्योंकि आप लोग देख रहे हो एक मॉलिक्यूल में एक कॉपर है तो
इतने मोल में कितना मोल कॉपर होगा, उतना ही होगा, यानी कि 1 × 125/183.5 इतना मोल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप लोग गौर कर रहे हो, एक मोल में बताओ तो कितना कॉपर मौजूद है, एक मोल में 2 मोल कॉपर मौजूद है, तो इतना मोल में कितना मोल कॉपर होगा, 2 × m/159 मोल। ये कॉपर का नंबर ऑफ मोल आपको पता चल गया। अब नंबर ऑफ मोल दोनों का पता चल गया कॉपर का, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना मास Cu2s का होगा जो कि उतना ही मोल कॉपर रखे जितना कि CuFeS2 में मौजूद है, तो इतना बराबर इतना कर देंगे। तो यहां पर क्वेश्चन के अनुसार दिस 125/183.5 इज इक्वल्स टू 2m डिवाइडेड बाय 159। ओके, तो यहां पर जहां आप लोग गौर कर सकते हो, मास का वैल्यू आराम से निकलेगा 125 डिवाइडेड बाय 183.5 इंटू 159 डिवाइडेड बाय 2, जो भी आ जाए तो ये मास आ जाएगा क्या चीज में, पॉन्ड में, क्या चीज का, Cu2s का, that consists the same mass of copper as present in 125 pound of CuFeS2। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, a sample of potato starch was ground in a ball mill to give a starch-like molecule of lower molar mass. The product analyzed 0.086% of phosphorus. If each molecule is assumed to contain 1 atom of phosphorus, what is the molecular mass of that particular mineral? काफी आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट देखना इसमें क्या छिपा हुआ है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक स्टार्च लाइक मॉलिक्यूल है, कुछ भी होगा हमको नहीं पता, वो मॉलिक्यूल बड़ा सा होगा, उसमें A B C D E F बहुत सारा एलिमेंट होगा, कोई 12 पीस है, कोई 25 है, X है, Y है, Z है, F है, कुछ भी होगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा कुछ भी होगा, अपने को बिल्कुल नहीं पता। यहां पर क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि ये भयानक सा मॉलिक्यूल जो है स्टार्च लाइक मॉलिक्यूल, उसमें पाया गया फॉस्फोरस, यानी कि इस मॉलिक्यूल में इन सारे एलिमेंट के अलावे फॉस्फोरस भी है, और वो फॉस्फोरस कितना परसेंट है, 0.086%। इसमें जो फॉस्फोरस है बच्चों वो कितना परसेंट है, 0.086%। और बोला जा रहा है इफ ईच मॉलिक्यूल इज assumed टू कंटेन 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस, यानी कि इस पूरे मॉलिक्यूल में कितना फॉस्फोरस है बताओ, 1 एटम फॉस्फोरस का मौजूद है। तो बोला व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फॉस्फोरस, आप बता दो कि इस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट अगर हम लोग मान लेते हैं m ग्राम है, क्लियर है, इस पूरे मॉलिक्यूल का, भयानक सा मॉलिक्यूल है, उस पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास मान लेते हैं m ग्राम है, और इस m ग्राम में फॉस्फोरस एक ही है, और एक फॉस्फोरस का वजन कितना है बच्चों, एक फॉस्फोरस का वजन होता है 31 ग्राम। तो यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है इस पूरे मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस 0.086% है, तो यानी कि m का इतना परसेंट बराबर 31, टोटल का वजन कितना है m ग्राम, और उस m ग्राम में फॉस्फोरस है कितना 31 ग्राम, और ये 31 ग्राम एक्चुअली यानी कि फॉस्फोरस का परसेंट कितना है 0.086%। तो बताओ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं, m ग्राम यानी कि टोटल स्टार्च लाइक मॉलिक्यूल का मोलर मास का 0.086% जो होगा वो कितने के बराबर होगा, फॉस्फोरस के वजन के बराबर, यानी कि 31 के बराबर। तो बताओ कि m इज इक्वल टू हाउ मच, 3100 डिवाइडेड बाय 0.086, जो भी हो जाए इतना ग्राम उस स्टार्च लाइक मॉलिक्यूल का वजन होगा। तो आप लोग देख रहे हो कि क्वेश्चन कितना आसान होता है, लेकिन क्वेश्चन कितना लेंथी और कितना बड़ा सा दिखता है। तो इस वजह से आप लोगों को पेशेंटली सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, और आप लोग अगर क्वेश्चन को पढ़कर समझ गए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है तो आधा क्वेश्चन तो वहीं पर सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम लोग करते क्या है, न्यूमेरिकल में खुद से दिमाग में एज्यूम करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछ रहा है, और क्या जो पूछ रहा है वो पूछा हुआ वैल्यू हम लोग गिवन वैल्यू से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आधा इमेजिनेशन तो दिमाग में पहले ही आ जाता है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। और एक चीज तो हम हमेशा बोलते हैं और आप लोग गौर भी कर रहे होगे, नोटिस कर रहे होगे, जब भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं गिवन वैल्यूज लिखता हूं। तो गिवन वैल्यू लिखने से सारी बातें क्लियर होती चली जाती हैं, और थोड़ा थोड़ा दिमाग में आता भी चला जाता है कि अब आगे हम लोगों को करना क्या है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये नगेट ऑफ गोल्ड ऑफ क्वार्ट्ज वेजेस 100 ग्राम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड क्वार्ट्ज एंड द नगेट आर 19.3, 2.6 एंड 6.4 रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वेट ऑफ गोल्ड इन द नगेट। नगेट बोलने से क्या मतलब जाता है बच्चों, कोई लॉकेट है, मान लो इस तरह का लॉकेट है,
और उस वो लॉकेट दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या दो चीज है? एक तो क्वार्ट्ज है और दूसरा जो है वो क्या चीज है? गोल्ड, यानी कि पूरा सोने का बना हुआ है और उसमें क्वार्ट्ज यानी कि कोई पत्थर इसके अंदर धंसा हुआ है। अब आप लोग जानो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन होता है डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के रेस्पेक्ट में कोई भी सब्सटेंस के डेंसिटी को दरअसल हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? स्पेसिफिक ग्रेविटी। और डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में आप लोग जानो, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है एक्चुअली 1 ग्राम पर सीसी। ओके, तो बताओ, तो अगर आप लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है तो डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो कितना होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 1। तो डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस एक्चुअली इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेकिन तब जब यूनिट जो है हम लोग किस चीज में लेंगे? ग्राम पर सीसी में, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होता है ना, 1 को सेट करेंगे तो डेंसिटी विल बिकम्स इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेकिन तब जब डेंसिटी वाटर का 1 ग्राम पर सीसी लोगे। डेंसिटी ऑफ वाटर को किलोग्राम पर लीटर में लिखोगे तो वो भी 1 के बराबर होता है, तो उस केस में किलोग्राम पर लीटर भी लिख सकते हो। लेकिन अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लिखोगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो उस परिस्थिति में यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई होगा। खैर, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन जो बना रहे हैं ग्राम पर सीसी के टर्म में ही लेकर बना रहे हैं। आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या क्या चीज का? गोल्ड का, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्वार्ट्ज और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नगेट क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड जो है वो दिया हुआ है 19.3, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्वार्ट्ज जो है वो दिया हुआ है 2.6 और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नगेट यानी कि पूरा मिलाकर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है दैट इज इक्वल्स टू 6.4। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिटलेस भी होता है, इस बात को भी आप लोग जानना, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी बाय डेंसिटी है तो यूनिट तो कट ही जाएगा, ये यूनिटलेस भी होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर हम लोग डेंसिटी में कन्वर्ट करें तो बताओ, तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितना हो जाएगा बच्चों? डेंसिटी ऑफ गोल्ड इतना ही होगा 19.3, लेकिन कब? ग्राम पर सीसी में। इसी तरह से डेंसिटी ऑफ क्वार्ट्ज जो होगा वो बच्चों कितना हो जाएगा बच्चों? ये 2.6, लेकिन यूनिट क्या होगा? ग्राम पर सीसी। इसी तरह डेंसिटी ऑफ नगेट जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों? 6.4 ग्राम पर सीसी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ए नगेट ऑफ गोल्ड एंड क्वार्ट्ज वेजेस 100 ग्राम। ये पूरा जो नगेट है ना, इसका वजन जो है ये कितना है? 100 ग्राम। तो मान लेते हैं इसमें गोल्ड जो है वो x ग्राम है। क्लियर? तो बताओ, तो क्वार्ट्ज कितना हो जाएगा बच्चों? 100 माइनस x ग्राम, यानी कि मास ऑफ गोल्ड जो है वो कितना है? x। मास ऑफ क्वार्ट्ज जो है वो है कितना बच्चों? 100 माइनस x। और मास ऑफ नगेट कितना होगा? इतना प्लस इतना इज इक्वल टू 100 ग्राम। ये ग्राम में दिया हुआ है हर चीज का वजन। ठीक है, अब आप ही लोग बताओ कि इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मास जो है गोल्ड का कितना होगा इस नगेट में। तो यहां पर आप लोग मुझे बताओ कि वॉल्यूम जो होगा गोल्ड का और क्वार्ट्ज का जो भी वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ नगेट आएगा कि नहीं होगा? यहां पर बताओ, चूंकि वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ क्वार्ट्ज कितने के बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ नगेट के बराबर होगा कि नहीं होगा? और डेंसिटी के बारे में क्या जानते हो आप लोग? डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? मास बाय डेंसिटी। तो बताओ, तो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड क्या होगा? मास ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गोल्ड होगा कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ क्वार्ट्ज कितना होगा बच्चों? मास ऑफ क्वार्ट्ज डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ क्वार्ट्ज। और वॉल्यूम ऑफ नगेट क्या होगा? मास ऑफ नगेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ नगेट। अब इन चीजों को यहाँ वैल्यू तो दिया हुआ है, उन सबों को लिख लेते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ गोल्ड जो है वो कितने के बराबर है? x डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितना है? 19.3 प्लस मास ऑफ क्वार्ट्ज कितना है बच्चों? आप लोग देखो 100 माइनस x डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ क्वार्ट्ज कितना है बच्चों? दैट इज 2.6 इज इक्वल्स टू मास ऑफ नगेट दैट इज 100 और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ नगेट जो है वो कितना है? 6.4। तो इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करोगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू मिल जाएगा और x का जो वैल्यू है दैट इज द आंसर, यानी कि x जो है मास ऑफ गोल्ड है। ओके स्टूडेंट,
मोल कॉन्सेप्ट को बेहतर करने के लिए बेसिक रूल जो है उसे बच्चों कभी नहीं भूलना, और वो बेसिक रूल बार बार मैं दोहरा रहा हूं कि जितना क्वेश्चन आप लोग करोगे तो खुद ब खुद एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में बिल्ड होगा, और वही कॉन्सेप्ट लाइफ लॉन्ग आप लोगों को यूजफुल होगा, फ्रूटफुल होगा कई तरह के चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बच्चों अब हम लोग नए क्वेश्चन पर आते हैं। नया क्वेश्चन जो है दैट इज 105 मिलीलीटर ऑफ प्योर वाटर 4 degree Celsius is saturated with ammonia gas producing a solution of density 0.9 gram per milliliter. If the solution contains 30% of ammonia by weight, calculate its volume. इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। इस क्वेश्चन में जैसा कि दिया हुआ है कि लिक्विड वाटर है, ये क्या चीज है बच्चों, वाटर, और इसमें हम लोगों ने क्या चीज ऐड कर दिया, अमोनिया गैस, और अमोनिया गैस ऐड करने के बाद हम लोगों को सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो मिला अमोनिया का, क्या चीज में, वाटर में। यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है 105 मिलीलीटर ऑफ प्योर वाटर, ये 105 मिलीलीटर वॉल्यूम है प्योर वाटर का। हम लोगों को बच्चों पता है कि वाटर की डेंसिटी जो होती है दैट इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर, तो वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो बताओ तो मास जो है वाटर का कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी दैट इज इक्वल टू 105 इंटू 1 दैट इज 105 ग्राम। ओके, इस क्वेश्चन में बोल रहा है वाटर में कुछ अमोनिया गैस हम लोग मिला देते हैं। मान लेते हैं कि वाटर में x ग्राम अमोनिया गैस मिला देते हैं, तो बताओ तो ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना होगा वो कितना होगा, वाटर का वजन यानी कि 105 प्लस x ग्राम जो है वो अमोनिया का वजन, यानी कि 105 प्लस x ग्राम जो है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का वजन हो गया। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो x ग्राम अमोनिया है इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ये टोटल का 30% है। तो सिंपल 8-9 का क्वेश्चन है कि टोटल सॉल्यूशन का वजन है 105 प्लस x ग्राम, और उसमें x जो है यानी कि अमोनिया का वजन वो टोटल का 30% है। तो बताओ तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज हाउ मच, 105 प्लस x, और इसका 30% जो होगा दैट इज इक्वल टू मास ऑफ अमोनिया मींस कितना, x के बराबर। तो जैसे बच्चों इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ गया 45 ग्राम। तो बताओ तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 105 प्लस x यानी कि कितना हो गया, 105 प्लस 45 दैट इज 150 ग्राम। ये सॉल्यूशन का वजन हो गया। क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है कि डेंसिटी जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का है ना वो 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर या पर सीसी है, तो पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बिकम्स इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन हाउ मच, 150 ग्राम, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी जो है दैट इज 0.9। इससे अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो ये लगभग 166.67 सीसी या मिलीलीटर आ जाएगा, और यही जो है आंसर है हम लोगों का। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 600 मिलीलीटर of a mixture of ozone and O2 weighs 1 gram at NTP. Calculate the volume of ozone in the mixture. इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 600 मिलीलीटर मिक्सचर ऑफ O3 एंड O2, ये ओजोन है और O2 है, इन दोनों का मिक्सचर है। ये मिक्सचर कुल मिलाकर कितना है, 600 मिलीलीटर। तो मान लेते हैं ओजोन की वॉल्यूम जो है वो x मिलीलीटर, मान सकते हैं कि नहीं। तो बताओ कि टोटल वॉल्यूम जो है वो कितना था, 600 मिलीलीटर। तो बताओ तो ये अगर x मिलीलीटर है तो ये कितना मिलीलीटर हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन 600 माइनस x मिलीलीटर, है कि नहीं। काफी आसान है देखना। और ये कुल मिलाकर 1 ग्राम है। इस टोटल मिक्सचर का वजन 600 मिलीलीटर वॉल्यूम है और वजन जो है दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो हम लोग मान लिए ओजोन x मिलीलीटर है, O2 जो है 100 माइनस x मिलीलीटर है, और ये एनटीपी पर है। एनटीपी पर है तो वॉल्यूम से हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं ना बच्चों, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम है x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, लेकिन चूंकि ये मिलीलीटर में है तो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम हम लोग ले लेंगे कितना बच्चों, 22,400 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ये कितना आ गया, मोल आ गया। इसी तरह से इसका भी नंबर ऑफ मोल हम लोग निकाल सकते हैं, 600 माइनस x
डिवाइडेड बाय 22,400 कर देंगे तो ये मोल आ गया। अब मोल को मास में तब्दील कर सकते हो कि नहीं बच्चों? ओजोन का मास जो है वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल है कितना, x डिवाइडेड बाय 22,400 और मोलर मास ओजोन का 16 3 जा 48, तो हो गया बच्चों इतना ग्राम। इसी तरह से ऑक्सीजन का मास जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल दैट इज 600 माइनस x बाई 22,400 और गुना इसका मोलर मास, तो 16 2 जा 32, तो ये इतना ग्राम हो गया। तो अपने को मास ऑफ ओजोन आ गया, मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया, टोटल वजन क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 ग्राम है, तो इतना प्लस इतना कर देंगे तो ये 1 ग्राम के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो कर लेते हैं x डिवाइडेड बाय 22,400 इंटू 48 और प्लस इसका वजन कितना है 600 माइनस x बटे 22,400 और इंटू 32 एंड दैट विल बिकम्स इक्वल्स टू 1 ग्राम, क्योंकि इसका वजन मिलाकर 1 ग्राम है। तो बच्चों ये एक इक्वेशन हम लोगों को मिला, इस इक्वेशन को जैसे आप लोग सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा यानी कि वॉल्यूम ऑफ ओजोन निकल जाएगा, और 600 में उस x पर जैसे आप लोग डिवाइड करोगे तो सॉरी सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये क्या चीज का वॉल्यूम मिल जाएगा, ऑक्सीजन का भी वजन हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ X इज सपोज्ड टू बी ए स्फीयर with a radius of 5 into 10 to the power minus 13 centimeter. Find the density of the matter in the atomic nucleus if the atomic weight of x is 19। मान लेते हैं कोई एलिमेंट जो है वो x है जिसका एटॉमिक वेट दिया हुआ है कितना 19। कहने का मतलब कि यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो है बच्चों वो कितना है 19। तो बताओ कि इसके न्यूक्लियस की बात हम लोग कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस है इस पर्टिकुलर एलिमेंट का। तो इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है कुल मिलाकर कितने होंगे 19। तो यहाँ पर चूंकि 19 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मौजूद है तो वो 19 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन जो होगा वही इस न्यूक्लियस का वजन होगा कि नहीं होगा बच्चों? एकदम आसान है, मास ऑफ न्यूक्लियस विल बिकम्स इक्वल्स टू 19 इंटू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का वजन, जो कि लगभग बराबर होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये बच्चों आ गया क्या चीज, न्यूक्लियस का वजन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये न्यूक्लियस का रेडियस जो है ना वो कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। तो रेडियस चूंकि दिया हुआ है और ये न्यूक्लियस जो है स्फेरिकल माना गया है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस भी हम लोग निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, तो दैट इज 4/3 इंटू 3.14 और रेडियस जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 का होल क्यूब, जो भी हो जाए तो इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है वो क्या आ गया बच्चों इस न्यूक्लियस की वॉल्यूम। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड डेंसिटी ऑफ द मैटर इन द एटॉमिक न्यूक्लियस। ये एटॉमिक न्यूक्लियस का सिंपली डेंसिटी पूछा जा रहा है। तो बताओ तो डेंसिटी होता कितना है, मास बाय वॉल्यूम। तो हम लोग न्यूक्लियस का मास रख देंगे, वो कितना है 19 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वो कितना है 4/3 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 का होल क्यूब। तो ये इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या इतना ग्राम पर सीसी हम लोग लिख सकते हैं, ये न्यूक्लियस के मैटर की डेंसिटी है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द मास ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअली आपसे मास पूछा जा रहा है in 7.84 ग्राम of FeSO4.NH4 whole to SO4.6H2O। ये एक्चुअली मोहर सॉल्ट है, इसका फॉर्मूला भी आप लोग याद रख सकते हो। What will be the volume of O2 at NTP in this sample? इस सैंपल में O2 की वॉल्यूम कितनी है ये भी आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उन चीजों को लिख लेते हैं कि यहाँ पर मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला दिया हुआ है। सबसे पहले FeSO4.NH4 whole to SO4.6H2O। इस कंपाउंड को हम लोग बच्चों क्या नाम देते हैं, मोहर सॉल्ट। बाद में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग इन चीजों को देखेंगे। ये एक तरह का डबल सॉल्ट है। इसका मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 7.84 ग्राम। और बच्चों जानो इस कंपाउंड का मोलर मास अगर आप लोग निकालोगे 56, 32, 16 4 जा नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, इन सबों को अगर आप जोड़ते हो तो ये लगभग आ जाता है 392 ग्राम।
तो मास दिया है, मोलर मास दिया है, तो यहां से हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। कैसे? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 7.84 डिवाइडेड बाय 392, हाउ मच? जैसे इसे डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स है और ये 0.02 मोल के बराबर आ जाएगा। तो बच्चों ये जो मोल आया ये किसका नंबर ऑफ मोल आया? मोहर सॉल्ट का मोल आया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हर एक एलिमेंट का आप लोगों को मास निकालना है। 7.84 ग्राम इस टोटल का वजन है, तो इस टोटल के वजन से अलग अलग एलिमेंट का मास हम लोग कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन कितना होगा इस। तो आप लोग गौर से देखो कि इस पूरे एक मॉलिक्यूल में एक आयरन है, पूरे मॉलिक्यूल में एक आयरन, यानी कि एक मॉलिक्यूल में एक आयरन, तो इतने मोल में भी एक गुना यानी कि 1 इंटू 0.02 मोल होगा आयरन का। तो मास ऑफ आयरन हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन यानी कि 1 इंटू 0.02 इंटू एटॉमिक मास ऑफ आयरन कितने के बराबर होता है? 56 के बराबर। तो इतना ग्राम जो है आंसर हो गया। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स सल्फर का हम लोग निकालते हैं। बताओ तो एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर है? एक तो यहां नजर आ रहा है, एक यहां नजर आ रहा है, यानी कि एक मॉलिक्यूल में 2 सल्फर, तो इतने मोल में कितना सल्फर होगा? 2 इंटू 0.02 मोल। ओके, तो यहां पर मास ऑफ सल्फर बच्चों कितना हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, जो कि 32 के बराबर होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर है कितना? 2 इंटू 0.02 और इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर जो है वो 32 के बराबर, तो इतने ग्राम के बराबर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो बताओ तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4 यहाँ है, 4 यहाँ, 8 और 6 कितना हो गया? 14। तो एक मॉलिक्यूल में 14 ऑक्सीजन है, तो इतने मोल में कितना होगा? 14 इंटू 0.02 मोल। तो इस तरह से मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा 14 इंटू 0.02 और इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 के बराबर। तो ये आ गया मास ऑफ ऑक्सीजन। और कुछ बचा है, हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पहले निकालते हैं। देखो तो एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन है? 4 दूनी 8 यहाँ है, 6 दूनी 12 यहाँ है, तो 12 और 8 कितना हो गया? 20। तो 20 गुना 0.02 मोल हो जाएगा, है कि नहीं? और मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो बच्चों कितना आ जाएगा? 20 इंटू 0.02 और इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आया आपको क्रॉस चेक करना है कि आंसर मैंने सही निकाला है कि नहीं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसके मास को, इसके मास को, इसके मास को और इसके मास को टोटल अगर आप जोड़ोगे तो ये जोड़ने के बाद कितने के बराबर आना चाहिए? 7.84 ग्राम। और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों बच्चों? क्योंकि ये इंडिविजुअल एलिमेंट के मास को हम लोगों ने निकाला है, तो ये मास टोटल मास के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर इसी क्वेश्चन में ऐड किया गया है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ O2 एट एनटीपी इन दिस सैंपल। यहाँ पर इस सैंपल में जितना ऑक्सीजन अपने को मिलेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग गौर करो, यहाँ पर हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से मास ऑफ ऑक्सीजन निकाला था, ये O का मास है, तो अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालना होगा। हेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना होगा बताओ तो? मास ऑफ ऑक्सीजन है कितना? 14 इंटू 0.02 इंटू 16 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का O2 का मोलर मास लेना होगा, दैट इज 16 टू जा 32। ओके, या फिर आप लोग सिंपली यहां से भी देख सकते थे, ऑक्सीजन का मोल है इतना, तो O2 का मोल कितना होगा? इतना डिवाइडेड बाय सिंपली 2 कर देते, तो वो भी O2 का नंबर ऑफ मोल्स आया था। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी नहीं निकाल सकते हैं। एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। तो इतने मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 14 इंटू 0.02 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 22.4, जो भी आ जाए इतना लीटर। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बच्चों इस बात को जानो कि ऑफलाइन क्लास में भी जब प्रॉब्लम क्लासेस होते हैं तो वहां पर बच्चे बोर होते हैं या फिर क्लास में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इसका कारण ये होता है कि अगर बच्चा घर से होमवर्क करके आया हो, यानी कि सारे क्वेश्चंस जो जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगर बच्चा घर में पहले से बनाकर आया हो तो वो यहाँ पर इंटरेस्ट लेगा। अगर वो क्वेश्चन बनाकर नहीं आया है तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जो पीडीएफ मैंने आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रखा है, तो उस पीडीएफ के एक एक क्वेश्चन को, यानी कि सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को बना जाना है। और कल या परसों मैं जूम पर आऊंगा लाइव, वहां पर आप लोगों को जो भी डाउट है उन सारे क्वेश्चंस में से उन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप के प्रति अटेंटिव रहना, और वहां पर जब मैं आप लोगों को टाइम दूंगा जूम पर, तो उस वक्त आप लोग जूम पर आकर
अपने प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम तब ना आप लोग क्लियर करोगे जब आप लोग घर में सारे क्वेश्चंस को बना कर रखोगे। अगर क्वेश्चन नहीं बनाए रहोगे तो परेशानी होगी आप लोगों को। ओके, इस वजह से करना क्या है कि सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों का आज या कल तक कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि शायद कल या परसों में जूम पर आऊंगा सारे डाउट्स को बनाने के लिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम कंबाइंड विथ 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। जैसा कि क्वेश्चन में दिया जा रहा है, मैग्नीशियम का 3 एटम नाइट्रोजन के 2 एटम से कंबाइन कर रहा है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ मैग्नीशियम व्हिच कंबाइन विथ 1.86 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का वजन दे दिया है 1.86 ग्राम और बोल रहे हैं मैग्नीशियम का वजन कितना होगा। काफी आसान क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बच्चों कितना होता है, दैट इज 14। तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। इसी तरह मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 24। तो 3 है तो कितना हो जाएगा, 72 ग्राम। ओके, तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि 72 ग्राम मैग्नीशियम जो है 28 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है। तो उसे यूनिटरी मेथड से हम लोग बनाते हैं कि सिंस 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ कितने ग्राम ऑफ मैग्नीशियम से, 72 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। इसलिए बताओ तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितने से कंबाइन करेगा, ये 72 डिवाइडेड बाय 28 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम से कंबाइन करेगा। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1.86 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है ये कितने ग्राम मैग्नीशियम से कंबाइन करेगा। तो आगे आंसर 72 बाय 28 इंटू 1.86 ग्राम। ओके, तो इस तरह से हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब फटाफट हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मेनी आयरन एटम्स आर प्रेजेंट इन ए स्टेनलेस स्टील बॉल। ये स्टेनलेस स्टील बॉल है, इसमें आयरन एटम पूछ रहा है। यदि इसका रेडियस आप लोगों को दिया हुआ है, रेडियस 0.1 इंच दिया है, और आप लोग जानते हो और क्वेश्चन में भी दे दिया गया है कि 1 इंच जो है ये 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो बताओ तो इतना इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 0.1 इंटू 2.54 सेंटीमीटर। तो बताओ तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हम लोग इस बॉल का रेट वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 इंटू 3.14 और आर का वैल्यू कितना है बच्चों, 0.1 इंटू 2.54 का होल क्यूब। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम आ गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉल की डेंसिटी जो है दैट इज 7.75 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी है, वॉल्यूम है, तो बॉल का मास अपने को आ जाएगा कि नहीं बच्चों, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम है कितना, 4/3 इंटू 3.14 इंटू 0.1 इंटू 2.54 का होल क्यूब और इंटू 7.75। तो इतना ग्राम जो है बॉल का मास आया। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस बॉल में जो कि स्टेनलेस स्टील का है उसमें 85.6% ही आयरन है। तो बताओ तो मास ऑफ आयरन जो होगा वो क्या होगा बच्चों, मास ऑफ बॉल और इंटू 85.6%। तो इतना ग्राम जो है बॉल का आयरन का वजन हो जाएगा। तो बताओ तो नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन क्या होगा, दैट इज मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास, दैट इज 56। तो ये मोल हो गया। तो नंबर ऑफ मोल आयरन का आ गया। तो बताओ तो नंबर ऑफ आयरन एटम कितना होगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन गुना 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब इन चीजों को हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन क्या है, मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय 56, और मास ऑफ आयरन क्या है बच्चों, मास ऑफ बॉल इंटू 85.6 बाय 100 डिवाइडेड बाय 56 कर देंगे तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन आ गया इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर आप लोग मास ऑफ बॉल जो कि यहाँ पर आप लोगों को आ चुका है, वो मास ऑफ बॉल का वैल्यू यानी कि ये पूरा वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर स्टेनलेस स्टील बॉल ये आप लोग निकाल सकते हो। वो हम लोग रख ही कर देख ही लेते हैं, यहाँ पर जगह है ही हम लोगों के पास। तो मास ऑफ बॉल है कितना बच्चों, देख लो, 4/3 इंटू 3.14 इंटू 0.1 इंटू 2.54 का होल क्यूब इंटू 7.75 है कि नहीं, इंटू 85.6 बाय 100 और इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। लेंदी है लेकिन इन सबों को अगर आप लोग सॉल्व कर लोगे तो ये क्या चीज रिजल्ट दे देगा, इतना एटम जो है क्या चीज का है बच्चों, आयरन का।
तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। इस असाइनमेंट में जो भी आप लोगों को मिला हुआ है, उस असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है और वो मैं कल या परसों जूम पर आकर आप लोगों के ईच एंड एवरी डाउट को क्लियर करूंगा लाइव। और अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन पर आधारित क्वेश्चन हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं, तो वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। ओके स्टूडेंट।